हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार को हटाकर पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिलाकर नायाब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब ये बदलाव के कुछ तो कारण रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता। कुछ महीनों से ज्यादा का समय है लोकसभा के चुनाव होने में, तो क्या ये सब चुनावों को लेकर किया गया? तो इसके ब्रीफली मैं पीछे की कहानी बताती हूँ और उसको पॉइंट्स में बताती हूँ, और वो सब समेशन कर देगा कि क्यों ये बदलाव किए गए। अभी आप हरियाणा की पूरी जो पिक्चर है उसको समझिए। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती थी। इस बार के कुछ जो ओपिनियन पोल्स आए थे उसमें ये कहा गया था कि शायद हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के कारण, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर वहां पे 9 साल से ज्यादा के मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, स्पेशली ये जो फार्मर प्रोटेस्ट और ये जाटों में है, तो 2 सीटों का शायद नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर की बड़ी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे एक सभा में हरियाणा के। तो लोगों को लगा कि भाई जो भी हो, सरकार पे तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बीजेपी है, जो लोग आज सोचते हैं ये सोच के बैठ के करके बैठी होती है। तो आज वो खबर आई कि हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल बदल सकता है, मुख्यमंत्री सहित, और वो हो गया। नायाब सैनी बन गए मुख्यमंत्री। अब नायाब सैनी कौन है? वो हैं जो कि संगठन के आदमी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एकदम नीचे से ऊपर आए हैं और मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी माने जाते हैं। इनफैक्ट जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की पॉलिटिक्स से निकल कर दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी चले गए थे, तब भी नायाब सैनी उनके बड़े आत्मीय परिचित दोस्त कह लीजिए, जो दोनों की एक जुगल बनती है। और कहा तो ये जा रहा है कि जब मीटिंग में ये डिस्कशन हो रही थी बीजेपी की कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये मनोहर लाल खट्टर ने ही इनका नाम प्रपोज किया। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से सब कुछ ऐसे एकदम सेट है। कोई भी किसी तरह का आपको रुद्र रूप किसी का देखने को नहीं मिला। किसी तरह का एक प्रतिकार होता है राजनीति में कि भाई हमें कुर्सी हमारी छीन ली जाए तो उस पर कुछ बातें निकल के आती हैं, वो सब नहीं दिखा आपको। वो म्यूजिकल चेयर नहीं दिखा, जो अपशब्द बोल दिए जाते हैं वो सब नहीं दिखा, कुछ भी बहुत ही शांति से। हाँ, अनिल विज जी का जरूर आया कि वो मीटिंग से थोड़े गुस्सा होके निकल गए और उन्होंने अपनी गाड़ी भी नहीं ली, अपनी प्राइवेट कार से गए। लेकिन बाद में अभी वो खबर भी झूठी हो गई है, क्योंकि अभी आई है खबर कि वो डेप्यूटी सीएम भव्य बिश्नोई के साथ बन सकते। ये जो 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला आपने देखा है पिछले 3 राज्यों में, तो वो वहाँ वही फॉर्मूला हरियाणा में भी लागू किया जा रहा है। अगर कल्पना कीजिए कि यही चीज अगर कांग्रेस में हुई होती। आपको याद है जब ये बातें आई थी कि अशोक गहलोत जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के पिछली सरकार में, और ये आया था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा कांग्रेस का, खड़गे जी से पहले, और सचिन पायलट को राजस्थान की कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की। तो आपको याद है कितना ड्रामा हुआ था, क्या क्या ना हुआ था। हर एक चीज जो सड़क पे आ गई थी, लड़ाई बिल्कुल उस तरह से कि यहाँ तक कि जो पर्यवेक्षक गए थे उनको भी भगा दिया गया था, और बहुत ही बुरी स्थिति पार्टी की नजर आई थी। तो संगठन पे पकड़ जो थी वो बिल्कुल ढीली, और बिल्कुल ऐसा लगा था कि नेता जो हैं अपने आला कमान की बात को सुनते ही नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं देते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए किस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। तो अब इसको क्यों किया गया, चलिए अब मेन पे कि आखिर सबका इतनी कवायद करने का मतलब क्या? क्योंकि जो पोल्स हो रहे थे, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे हरियाणा के लिए भी, उसमें तो बीजेपी कंफर्टेबली 8 सीटें तो बिल्कुल जीत ही रही थी, और 2 सीटों पे थोड़ा बहुत संघर्ष दिख रहा था, जो कि कहा जा रहा था कि क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा इतना बड़ा है, ब्रांड मोदी इतना बड़ा है, और हरियाणा में ऐसा कोई दूसरा विपक्ष नहीं है इतना बड़ा जो उनको टक्कर दे सके, उनके चेहरे को टक्कर दे सके, तो ये 2 सीटें भी बीजेपी लेके जाएगी। हाँ, अंतर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर ये सीटें भी बीजेपी लेके जा रही थी। तो क्यों किया गया?
अभी जैसे मैंने क्या क्या कहा कि बीजेपी वो करती है जो विपक्ष परसों करने की सोचता है। तो बीजेपी इस चुनाव को तो साधने की कोशिश कर ही रही है। जो इसी साल जब वो हरियाणा के चुनाव होंगे राज्य के, उसको भी साधने की कोशिश कर रही है। कैसे? क्योंकि ये जो सैनी जी हैं ये ओबीसी हैं, और ओबीसी की राजनीति एक बड़ा भाग है बीजेपी के एंटी जाट राजनीति का, जो कि 2014 के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया, पर वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो इससे साधा एंटी इनकम्बेंसी जो कही जा रही थी कि थोड़ी बहुत है, उसको भी साध लिया, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट वो करके देख चुके हैं, सफल एक्सपेरिमेंट रहा है। गुजरात में भी जब भूपेंद्र पटेल की पूरी जो कैबिनेट थी उसको हटा के नया चेहरा लेके आए, वो उत्तराखंड में कर चुके हैं जब धामी जी को लेके आए। और दोनों ही जगह पे जब बाद में चुनाव हुए तो बीजेपी को फायदा ही नहीं हुआ, वहां इतिहास गढ़ गया। जैसे उत्तराखंड में दोबारा सरकार रिपीट हुई, जो कि आज तक हुई ही नहीं थी कभी भी उत्तराखंड के गठन के बाद। दूसरी, जब गुजरात के चुनाव का नतीजा आया तो आपको पता ही है प्रचंड जीत थी, और इतिहास में 52% वोट शेयर किसी भी पार्टी को मिला नहीं था, बीजेपी को मिला। तो कहते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, अगर आपके मुताबिक आ रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से डरना नहीं चाहिए। वही बीजेपी ने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर नीचे में 2 डिप्टी सीएम बना दिए, जहाँ जो कि एक पंजाबी कम्युनिटी से आता है, समुदाय से आता है, एक राजस्थानी समुदाय से आता है। दोनों का जो प्रभाव आपको पंजाब और राजस्थान दोनों में दिखेगा, तो उससे वो फायदा ही होगा। अब उसके बाद लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी जाती है वेस्टर्न यूपी तक, क्योंकि ये जो सैनी समाज है ये एक बड़ा वर्ग रहता है वेस्टर्न यूपी में, ओबीसी का बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। और वहाँ पे भी अगर आपको याद है कि कुछ 2 नेता, साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी, दोनों को बीजेपी अभी लेके आई थी, क्योंकि उनको ये ओबीसी नेता चाहिए थे अपने खेमे में। और अभी जब ये सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, तो मैसेजिंग वहाँ भी जाएगी और वहाँ भी इसका असर आपको दिखेगा, जहाँ माना जाता है। हालांकि ऐसा चुनाव में दिखा नहीं था पिछली बार, सारी सीटें बीजेपी जीती थी वहाँ पे, तो वो सारा अगर समीकरण अगर उसको भी कह ले फॉर द नेम से, तो उसको भी साधा गया है। अब इससे दूसरा चीज क्या हुआ है कि भाई राहुल गांधी की जो ओबीसी पॉलिटिक्स आजकल नई नवेली है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ओबीसी पॉलिटिक्स की नहीं है, बट क्योंकि राहुल गांधी के पास और कोई मुद्दा है नहीं, और उनको किसी ने कह दिया होगा कि भाई भारत में जाति बड़ी पुरानी विषय रहा हुआ, पुराना विषय रहा हुआ है, और उसमें बहुत सारे आरक्षण, नॉन आरक्षण, बहुत सारे मुद्दे विषय रहते हैं जिससे शायद आपको ट्रैक्शन मिल सकता है। तो उन्होंने जातिगण जनगणना का मामला उठाया है, उसको रटे ही जा रहे हैं, जबकि उनके अलाई पार्टनर कह चुके हैं कि ये मामला जमीन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो वो हर सभा में बोलते रहते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको भी इस कदम से वो मुंह पे टेप लगाने जैसा काम हुआ है। क्योंकि अब कोई भी अगर जब ये पूछेगा कि ओबीसी के लिए क्या किया, तो बीजेपी ऐसी अकेली पार्टी होगी जो कि आपको कहेगी कि भाई हमने अभी चुनाव हुए, मोहन यादव को मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाया और सैनी जी को हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये जो ओबीसी प्लांट था ये भी खत्म हुआ है। अखिलेश यादव के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि वो भी ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं। और वेस्टर्न यूपी में जो उनके, हालांकि जो उनके पुराने अलाई थे, अब तो वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, जयंत चौधरी। तो इससे एक चीज तो साफ है कि बीजेपी जो 370 प्लस का लक्ष्य लेके चल रही है सिर्फ अपने लिए, 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा एंड हेंस 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा, उसको वो कोई हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि हर सर्वे में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत से वापस आने वाली है। हो सकता है 400 पार का जो आंकड़ा जो बहुत मुश्किल भरा लग रहा था, वो अब इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि लिस्ट भी जो आई है, एक एक कैंडिडेट को परखा गया है, एक एक सीट को परखा गया है। नमो ऐप के थ्रू में उसके
फीडबैक्स लिए गए हैं और जिनका फीडबैक अच्छा नहीं था अपने क्षेत्र के लिए उनको चेंज भी किया गया है। प्रज्ञा ठाकुर का जो टिकट हुआ है, चेंज हुआ है, उसका नतीजा है बहुत सारे लोग का टिकट चेंज हुआ है वो इसी की वजह से, क्योंकि फीडबैक अच्छा नहीं था वहाँ के क्षेत्र के लोगों का उस पर्टिकुलर नेता के लिए। चाहे वो मध्य प्रदेश में नए चीफ मिनिस्टर्स का मिलना हो, राजस्थान में नए चीफ मिनिस्टर का मिलना हो, या फिर छत्तीसगढ़ में नए चीफ मिनिस्टर को चुनना हो, या फिर यहाँ पे सरकार को बदलना हो, बिल्कुल ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ है। और यही बीजेपी की एक तरह से चुनावी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि किस तरह से आप संगठन को साथ लेके चलते हैं। जो नाराज हैं उनको भी आप मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बंद कमरों में करते हैं, वो डर्टी लिनन वॉशिंग इन पब्लिक आप नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है और आपके क्या विचार हैं इस पे ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि आप क्या सोचते हैं इसके लिए।